हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम इंडियन फेडरल सिस्टम के मेन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? Now, what is the meaning of federal system? The government system adapted on the basis of distribution and level of powers. यानी वो गवर्नमेंट सिस्टम जो किस बेसिस पे अडेप्ट की गई है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लेवल ऑफ पावर्स। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके जिस गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है तो दैट गवर्नमेंट सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म, यानी उसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरेशन। क्लियर? और इस गवर्नमेंट अंडर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होता है उसका ऑपरेशन 2 यूनिट्स के थ्रू किया जाता है, बाय द सेंटर एंड द वेरियस यूनिट्स। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और दोनों अपने अपने जो फील्ड है, अपने अपने जो एरियाज़ हैं उसमें इंडिपेंडेंटली जो गवर्नेंस है वो करती है। तो इस तरह से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है तो दैट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इज नोन एज फेडरल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फेडरलिज्म है लैटिन वर्ड फोडस से ऑरिजिनेट हुआ है और फोडस का जो मीनिंग होता है वो होता है एग्रीमेंट, पैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपस में क्या करना, एग्रीमेंट करना, पैक्ट करना, समझौता करना या कॉन्ट्रैक्ट करना। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर? अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन गवर्नमेंट थ्रू एन एग्रीमेंट और पैक्ट एंड एट द सेम टाइम दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल फील्ड और एरियाज, देन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। सपोज मोर देन 1 स्टेट्स है, ठीक है, आपस में इनमें पैक्ट या एग्रीमेंट होता है और पैक्ट और एग्रीमेंट के थ्रू अपने लिए एक कॉमन गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करते हैं और इसके साथ साथ अपने जो इंटरनल जो फील्ड है या एरियाज़ है उसमें ये अब इंडिपेंडेंटली अपने जो क्या करते हैं काम करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट है अपने लिए गवर्न करने के लिए। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। यानी एक फेडरल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर, और दूसरी होती है यूनिट या फिर ये सारी यूनिट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहलाएंगी। क्लियर? जैसे यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और बाकी ईच एंड एवरी जो स्टेट है, यानी अभी हमारे पास 28 स्टेट है तो 28 स्टेट्स की अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो अपने एरियाज में काम करती है। तो इस तरह से जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से इंस्पायर्ड है। ठीक है? क्लियर? Now we understand what is the meaning of federal government. A federal government, on the other hand, is one in which powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently. यानी जब constitution के through जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट या यूनिट गवर्नमेंट होती है उसमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसके साथ साथ ही जितनी भी जो यूनिट या स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव जो जुरिडिक्शन है उसमें इंडिपेंडेंटली उन पावर्स को ऑपरेट करती हैं। तो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। जैसे यदि इंडिया की हम बात करें, ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लियर, जो ओवरऑल कंट्री को क्या करती है, गवर्न करती है। इसके बाद ईच एंड एवरी स्टेट्स की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान की है, ठीक है, गुजरात की है, इसके अलावा हम बात करें तो पंजाब की है। ठीक है, इस तरह से ईच एंड एवरी 28 स्टेट की अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट क्या है स्टेट गवर्नमेंट है और इसके साथ साथ इन सब पूरे ओवरऑल कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया को गवर्न करने के लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से जब सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिट्स या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर? तो फेडरल गवर्नमेंट इसके जो कॉन्ट्रेरी यदि यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी की सारी जो पावर्स होती हैं वो नेशनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रीजनल या जो स्टेट या फिर यूनिट जो गवर्नमेंट होती है उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यानी इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वो नेशनल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो जब चाहे तब किसी भी रीजनल गवर्नमेंट की पावर को इंक्रीज या डिक्रीज
कर सकती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। आज हम बात करें कि कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी फेडरल जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम्पल के एज एग्जाम्पल लेंगे तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रशिया एंड कनाडा एंड इंडिया। ठीक है, दीज आर द कंट्री जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, रशिया, कनाडा एंड इंडिया। दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे फेडरल सिस्टम या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। यानी टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिट गवर्नमेंट। क्लियर? तो इस तरह से मैप के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि हमारा इंडिया है और इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको कि हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी ईच एंड एवरी स्टेट की अपनी खुद की एक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। क्लियर? जो कि अपने जो एरियाज है जुरिडिक्शन में इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, ऑपरेट करती हैं और इनको जो पावर्स है वो पावर्स किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए गए, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के द्वारा दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सबको पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। अब हमारे पास दो डेफिनेशन है रिगार्डिंग द फेडरल गवर्नमेंट, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो डायसी की है। तो डायसी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इज द प्लानिंग हुज ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश नेशनल यूनिटी एंड एडजस्टमेंट इन द राइट्स ऑफ द स्टेट। यानी फेडरल गवर्नमेंट इज द प्लानिंग, एक ऐसी प्लानिंग है जिसके थ्रू हुज ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश नेशनल यूनिटी एंड एडजस्टमेंट इन द राइट्स ऑफ द स्टेट्स। यानी जितने भी स्टेट्स हैं उनके राइट के बीच में उनके अधिकारों का एडजस्टमेंट करना और नेशनल यूनिटी को स्टैब्लिश करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फेडरल गवर्नमेंट का। यानी फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सारे स्टेट गवर्नमेंट को के साथ एडजस्टमेंट हो और आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करें और इसके साथ साथ जो नेशनल यूनिटी है वो स्टैब्लिश हो सके। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डायसी। अब मॉन्टेस्क्यू की बात करें, ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने कैसे डिफाइन किया है फेडरल सिस्टम को कि फेडरल गवर्नमेंट इज सच एन एग्रीमेंट बाय विच मैनी अलाइक स्टेट्स गेट रेडी टू बिकम द मेंबर ऑफ ए बिग स्टेट। यानी फेडरल जो गवर्नमेंट है वो एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के थ्रू बहुत सारे जो अलाइक स्टेट्स होते हैं यानी एक ही समान जो स्टेट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़े स्टेट को फॉर्म करने के लिए थ्रू द एग्रीमेंट क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यानी बहुत सारे अलाइक स्टेट्स हैं आपस में थ्रू द एग्रीमेंट किसी एक बिग स्टेट के क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं। जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो फेडरेशन है वो इस तरह का है कि उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप को क्या कर लिया है, एक बिग स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर? फेडरल गवर्नमेंट है वो टू प्रोसेस के थ्रू फॉर्म की जाती है। फर्स्ट डिफरेंट सॉवरेन यूनिट्स कंबाइंड इनटू वन पॉलिटिकल यूनिट्स, यानी अलग अलग डिफरेंट सॉवरेन यूनिट्स होती हैं और वो अपने आप को कंबाइन करके एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन, इटली और जर्मनी की बात करें तो इन कंट्रीज़ में दिस टाइप ऑफ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुआ है। सेकेंडली यदि बात करें तो एक बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल यूनिट होती है उसे एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए डिफरेंट जो पॉलिटिकल यूनिट्स है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाय द टू प्रोसेस, इन टू प्रोसेस के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट है वो फॉर्म की जाती है। आज यदि प्रेजेंटली हम बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड कनाडा और इंडिया में इस तरह की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुली रन कर रही है। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। यानी इंडियन फेडरल सिस्टम के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो इसके मेन एलिमेंट्स है, पहला है रिटन, सुप्रीम एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपकी बुक में इसको 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया है, पर ये एक ही है कि रिटन, सुप्रीम एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, सुप्रीम है और इसके साथ ही कैसा है, रिजिड है, यानी इसमें जो अमेंडमेंट है वो इजीली नहीं किए जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है इंडियन फेडरल सिस्टम का, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ पावर्स है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी जो हमारा लेजिस्लेचर है कैसा है, बाई कैमरल, यानी 2 हाउसेज है इसमें, लोकसभा एंड राज्यसभा। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी का मतलब क्या होगा कि
डबल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरी स्टेट लेवल पे। डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स इंडियन फेडरल सिस्टम में ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका डोमिनेंस देखा गया है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि इससे पहले भी हम चैप्टर फर्स्ट में इसमें पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लेंथीएस्ट, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ओरिजिनली जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल, ठीक है, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल में ये डिवाइडेड था। क्लियर। आज यदि प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू 2013 यहाँ पे एक प्रीएम्बल है, 465 आर्टिकल है, ये अभी एट प्रेजेंट 470 आर्टिकल है। क्लियर। 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल में डिवाइडेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों की पावर्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर। जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पावर्स है उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, विच इज़ द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स है, जो उनकी स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उनको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। क्लियर। सेकंड जो फेडरल सिस्टम का एलिमेंट्स है दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन भारतीय संविधान है वो सुप्रीम है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी हमारे जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी लॉ, कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों जो है वो इसके दिए हुए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही इनैक्ट करती हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में लॉ बनाती है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है और उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉ है वो क्या करने, बनाने होते हैं, ठीक है। दस द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेचर की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें या जुडिशियल की बात करें, एट द बोथ द लेवल मस्ट ऑपरेट विद इन द जुरिडिक्शन प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ईच एंड एवरी लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको उसी तरह से ऑपरेट करना है, उसी तरह से परफॉर्म करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब है। इस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो सुप्रीम है वो बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रेरी यदि यूएसए की बात करें तो यूएसए के लिए, कंट्री के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ईच एंड एवरी जो स्टेट यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका अपना एक खुद का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों के लिए एक ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का एक संविधान है। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, उसको अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा है, रिजिड है। रिजिड का मतलब कठोर है, यानी इसमें इजीली जो है वो अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जॉइंट जो एक्शन है वो कंपलसरी होता है, यानी ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है जिनमें कि मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो एन अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, वो इजीली नहीं किए जा सकते, जिसके कारण से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिजिड है, ठीक। दैट इज ऑल्सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम।
नेक्स्ट जो फीचर है हमारे फेडरल सिस्टम का, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 246, ठीक है, जो कि 7 शेड्यूल में रिटर्न है, उसके थ्रू किया गया है। और इसमें 3 लिस्ट में जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज़ यूनियन लिस्ट, सेकंड इज़ स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये हम पहले से जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, ठीक है, यानी 7वीं जो अनुसूची है उसके आर्टिकल 246 में 3 सब्जेक्ट लिस्ट के थ्रू जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की गई है, ठीक है। तो यूनियन जो लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने का। उसका स्टेट लिस्ट की बात करें तो 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली बात करें तो 66 है, यहाँ पे 66 बात करें और 61 पे वो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो 52 सब्जेक्ट है और ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट पे वो अभी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट लिस्ट है उसमें उसके थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर द आर्टिकल 246, क्लियर। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने का राइट होता है, लेकिन इन दोनों के बनाए हुए लॉ के बीच में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट लॉज, क्लियर। रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट है उन पे जो लॉ बनाने का राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है अंडर द आर्टिकल 248, ठीक है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बाकी है जो ऊपर वाली 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मेंशन नहीं है। तो इस तरह से रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 248 में, ठीक। हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसको इनडिस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट भी कहा जाता है, यानी हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, उनका नाम चेंज किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और इट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 3। नेक्स्ट एलिमेंट्स है इंडियन फेडरल सिस्टम का इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऊपर रखते हुए इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इस्टेब्लिश करता है। क्यों करता है? एक तो ताकि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एग्जिस्ट किया जा सके बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सेकंड है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और बहुत सारे मेथड्स हैं, मेजर्स हैं जिनके थ्रू ये पता चलता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, यानी जो हमारे जजेस हैं उनका जो टेन्योर है वो कैसा है, सिक्योर है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, और इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन है जिसके थ्रू हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट से। नेक्स्ट एलिमेंट है बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेज, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें 2 हाउसेज है, एक है अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं और दूसरा लोअर हाउस है जिसको कहते हैं लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो इंडियन फेडरेशन में स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो लोकसभा है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द राज्यसभा even through a less powerful chamber is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the state against the undue interference of the center। या जो सेंटर है वो स्टेट के अगेंस्ट में undue इंटरफेयर ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राज्यसभा है उसको मेंटेन किया गया है। तो इस तरह से बाई कैमरलिज्म यानी 2 हाउसेज है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि जो स्टेट के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्लियर। यदि हम बात करें तो इंडियन जो हमारा बाई कैमरलिज्म है उसमें स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, यानी राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट होते हैं। कि यूएसए यदि फेडरल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया है कि वहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेट से 2 मेंबर है वो वहाँ के अपर हाउस यानी सीनेट में इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट से ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब होता है दोहरा शासन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू ड्यूअल पॉलिटी है, एक सेंट्रल या यूनियन लेवल पे और दूसरे स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। तो बहुत सारी जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दोनों के बीच में क्या की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फिर भी
बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके साथ कौन डील करेगा, यूनियन गवर्नमेंट डील करती है। लाइक डिफेंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी तरह से यदि रीजन या लोकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो सारे सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे बात करें पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से ड्यूअल पॉलिटी एस्टैब्लिश की गई इंडियन फेडरल सिस्टम में, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को दिए गए हैं, और जो यदि रीजनल या लोकल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की बात करें तो उन पे कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर। हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसको बेसिकली यूनिटरी जो सिस्टम है वो कहा जाता है, फेडरल सिस्टम नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो टिल्टेड है टुवर्ड द सेंटर। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो हमारा सेंटर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जैसे बात करें डिमार्केशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए स्टेट को बनाना, उन्हें रीऑर्गेनाइज करना या नए स्टेट को क्रिएट करना, ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। इसके अलावा सिचुएशन इमरजेंसी यदि सिचुएशन है, यानी हमें पता है कि हमारी नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उस समय जो हमारी यूनिटरी या जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है। इसके साथ जितने भी इकोनॉमिक राइट्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरह से हमारा जो सेंट्रल लेवल है उसको सारी की सारी डिसीजिव पावर्स हैं वो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी से फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ है। उन डाइवर्सिटीज़ में इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसे डोमिनेंस ऑफ यूनिटरी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर और इसके नए नेक्स्ट पार्ट में हम व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो उसको यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या यूनिटरी फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।